बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। ईरान में गुज़श्ता कई महीनों से हिजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी हैं। ये एहतजाज दोबारा से आग पकड़ते हैं जब महसा अमीनी नामी लड़की की पुलिस हिरासत में मौत वाक़ हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन बाहर निकलती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, वायरल होती हैं, जिसमें वो अपने हिजाब जो हैं उन्हें जलाती हुई नज़र आ रही हैं। और ये सब क्या कहेंगे सारे मामले पर? देखिए, ईरान में इनकलाब आए हुए तकरीबन 43 साल हो गए हैं। अप्रैल 1979 जब आयतुल्लाह खुमैनी का जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट पे उतरा था और ईरानी सोसाइटी जो थी वो एक इंतहाई वेस्टर्नाइज सोसाइटी थी जिसको उन्हें तब्दील करके रख दिया। 79 से लेके बहुत अरसा तक मैं ईरान में आता जाता रहा हूँ, बल्कि ईरान में मेरी पोस्टिंग भी रही है 2007 के अंदर। लोगों के अंदर एक मज़हब के साथ एक ताल्लुक़ था और वॉलंटरली लोगों ने दाढ़ियाँ रखी थीं और वॉलंटरली लोगों ने हिजाब पहने थे, लड़कियों ने, बल्कि ख़ास तौर पर रोका करते थे। दो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक बनाई थी बसीज और दूसरी बनाई थी उन्होंने पास्तारान। बसीज बेसिकली उनके सोशल नॉर्म्स और उनको ध्यान रखते थे और वो भी वॉलंटियर थे, रज़ाकार थे, जो देखा करते थे कि कौन हिजाब पहन रहा है, कौन नमाज़ पढ़ रहा है, कौन किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, कौन ज़्यादा ख़राबियों में का शिकार नहीं, जिसे हम कह सकते हैं कि तामरून बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जो फोर्स थी। ये बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। पहली दफ़ा जब हमने वहाँ विज़िट किया उस ज़माने में, तो ये मेरे ख्याल बिल्कुल शुरू के 80s के दिन थे और वो भी वहाँ आते थे, क्योंकि मैं कोयटा में यूनिवर्सिटी में होता था, यूनिवर्सिटी के लोग बात आते थे। तो लोग जो थे ऐसे थे कि जैसे उनके यहाँ एक ऐसी फ़िज़ा बनी हुई थी इस्लामी इनकलाब की, और उसके अंदर वो सारा कुछ। फिर 97 के अंदर जब मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था तो हमारी एक बॉर्डर मीटिंग्स होती थी, तो वो बिल्कुल साथ वाला बॉर्डर लगता था, 300-400 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान का था। तो अक्सर बॉर्डर मीटिंग होती थी, अक्सर जाना भी पड़ता था। तो उस दौरान हुआ यह था कि ईरान के अंदर एक रिफॉर्मिस्ट किस्म का ग्रुप जो है वो पैदा होना शुरू हो गया और इस रिफॉर्मिस्ट ग्रुप ने वहाँ पर इसी तरह ख़वातीन और ये वो गुफ्तगू करती थी। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं कि इंतज़ामिया जो है वो किसी न किसी तौर पर उनके कुछ न कुछ ख़राबियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब जो था कम से कम सरकारी जगहों पे, बाज़ारों पे, जगह पे ये कंपल्सरी था, ये उन्होंने रखा हुआ था और हर जगह आपको हिजाब बड़ा महसूनियत और ये वो नज़र आता था। लेकिन एक फ़िज़ा बनी हुई थी। आप टैक्सी में जाते थे तो आपके बारे में वो गुफ्तगू करते थे कि ये देखें रफसंजानी जो हैं, ये इसका बेटा जो है इसने मेट्रो का मालिक बन गया हुआ है, ये तो एक पिस्ते का बाग का मालिक होता था। फिर और कहानियाँ लोगों की, पास्तारान जो हैं वो स्मगलिंग भी करवाते हैं, बाकी चीज़ें भी कराते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं जब 2007 में वहाँ पोस्टेड था तो मैंने ईरानियों से बहुत दफ़ा उस पर गुफ्तगू की कि आपने मुकम्मल तौर पर मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है। मैं उनके चैनल पे कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा करंट अफेयर्स के शो में आता था और अल्लामा इकबाल का प्रोग्राम भी करता था। उनके 6 चैनल्स हैं जो कि ऑन एयर जाते हैं और वो 6 के 6 जो थे वो पाकिस्तान में देखे जा सकते थे, अमेरिका में, लेकिन ईरानियों को अलाउड नहीं थे। यानी वो बातें जो वो सरकारी सरकस्ती में करते हैं, जो कब बताने के लिए कम तो था, वो भी ईरानियों को देखने को नहीं मिलती थी। ईरानी जो थे वो टेरेस्ट्रियल टीवी जो है वो देखते थे। मैं चूँकि डिप्लोमेट था तो मैंने केबल लगवाई हुई थी, तो मेरी जो उस इलाके के जितने भी 8 दफ़ा चोरी से उन्होंने केबल की थी, उन्होंने उससे कनेक्शन लिया हुआ था। उसके अलावा भी होता ये था कि एक खिड़की बनाई होती थी लोगों ने, खिड़की के अंदर एक छोटी सी जैसे कहते हैं मूव करने वाली एक प्लेट होती थी या तख्ता होता, उस पर डिश रखी होती थी। रात को धक्का दे के डिश बाहर निकालते थे, सुबह डिश अंदर ले आते थे। और वो जो बंदा डिश वाला होता था, लगाने वाला, ठीक करने वाला, तो वो अक्सर उसने मेरा कार्ड जेब में रखा होता था। तो वो जब डिश कहीं और लगाने जाता था, पूछते किधर से आ रहे, तो कहते उनका डिश खराब हो गया, तो मैं वो ठीक करने। एक दफ़ा पकड़ा भी गया, मुझे पूछा जी आपके पास आ रहा था, तो मैंने उससे कहा मुझे हाँ आ रहा था। तो उसने कहा आप कहाँ रहते हैं? वहाँ तो ये नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं आया होगा, मुझे नहीं पता। बस एनीवे मैं उसकी जान बख्शी हो गई। तो खौफ था सारा कुछ। एयरपोर्ट के मामले में भी ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोगों के अंदर एक किस्म की कैफियत पैदा। अहमदी निजात जिस वक्त था उस ज़माने में मैं वहीं पर था, तो अहमदी निजात के बारे में भी वो समझते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं। क्योंकि ईरान जो है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुआ ये कि सारे का सारा इख्तियार जो है कुम के पास चला गया था, उलमाए कराम के पास चला गया था। अहमदी निजात जो है एक
यूरोपियन भी नहीं रख सकता था। मतलब मुझे याद अच्छे था कि मैं इकबाल के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि यार बंदा ऐसा भेजना कॉम्पेयर जिसको थोड़ा बहुत इकबाल आता हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो कुम से जो बंदे नॉमिनेट हो गएंगे वही आपके पास हो जाएंगे। इसी तरह फॉरेन ऑफिस में भी चिट वहाँ से आती थी, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई खबर नहीं था। इससे एक फिजा बन जाती है। होता क्या है कि कोई एक रास्ता मिल जाता है, इससे चीज़ें निकलती हैं। गश्त की गाड़ियाँ घूमती होती थी वहाँ पर और औरतों को वो देखती थी, क्योंकि औरतों ने वहाँ पर एक तो ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म के तराश खराश से ऐसा अबाया बना दिया था जिससे जिस्मानी साख्त जो थी वो नुमायाँ होती थी, उस पर वो एतराज़ करते थे। फिर करती ये थी कि इतना हिस्सा जो था बालों का बनाती थी और हिजाब यहाँ तक लेके आते थे और सामने वो बड़ी शानदार किस्म की, और वो भी ख़ास तौर पर वहाँ पर। तो ईरानी जो है बेसिकली मतलब यह है कि हैं तो एटिकेट हुस्न परस्त और हुस्न वाले भी हैं, तो इसलिए वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा। मुझे याद था कि वहाँ पर नाक को तीखा करने की सर्जरी बहुत आम थी उस वक्त। तो हर औरत जो थी उसने एक पट्टी सी यहाँ लगाई होती थी, एक बैंडेज सी, और वो नज़र आता था, लगता था कि इतने लोग जैसे प्लास्टिक सर्जरी जो करवा रहे हैं। फैक्ट मैं डिप्लोमेटिक कार यूज़ नहीं करता था वहाँ पर, सिर्फ उसमें घूमता था टैक्सीज़ में, क्योंकि टैक्सी का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो टैक्सी में अगर आप बैठते हैं तो आपसे वो पूछेगा कि मतलब शुमा खारजी हस्ते, तुम खारजी हो, तो फिर उसके बाद उसकी गुफ्तगू जो है बिल्कुल बदल जाती थी। फिर आपके सामने वो दुख रोना शुरू हो जाता था, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, दे जा रहा, कभी ये होता था। तो लेकिन अपनों के साथ नहीं बोलते थे, कोई कहते थे कि स्वैक जो थी ईरान की उसने ये सूरत हाल यहाँ पर बना दी। अब हालत ये हुई है कि ये पहले भी एहतजाज हुए थे, बाद में भी हुए हैं, लेकिन वो उसको दबा लेते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि इलेक्शंस के अंदर बाकी चीज़ों, क्योंकि जब आप इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के अंदर कहेंगे तुम इलेक्शन लड़ सकते हो और तुम नहीं लड़ सकते हो क्योंकि कुम इसकी इजाज़त देता है, कुम इसकी इजाज़त देता है, तो फिर लोगों के अंदर बात जो है वो आगे निकलेगी। दूसरा ये हुआ है कि रिसेंट ईयर से, गुज़श्ता 8-10 सालों से ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने इलाके से ज़्यादा बाकी इलाकों में बढ़ा है। ख़ास तौर पे 9/11 के बाद ईरान जो है उसने अपने आप को इंटरनेशनल फोर्सेस के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है अपने इलाके के अंदर, मतलब रीजन के अंदर। इराक़ में सबसे पहले जब सद्दाम हसन का कला कमा हुआ तो ईरान की खुशी की इंतहा नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान की को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके जो 2000 टैंक थे वो ख़त्म हो गए, उसके 200 जहाज़, बल्कि 270 जहाज़ों का स्क्वाड्रन ख़त्म हो गया। अब वो इराक़ उनके लिए बिल्कुल पैदल मैदान बन गया था जिसमें वो जब चाहें जिस वक्त चाहे घुस सकते थे, और फिर उन्होंने जाके वहाँ अपनी हेजेमनी कायम की। इसीलिए वो जो कासिम सुलेमानी जो वहाँ मारा गया था उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो मुकम्मल तौर पर अमरीकियों के ख़िलाफ़ अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था। अमरीकी समझते थे हमने तो इनको बिठाया तो हमने हुआ, तो वो उनकी ट्रंप के ज़माने में मारा गया। वहाँ पर भी इस वक्त अरब जो हैं वो समझते हैं कि ईरानियों ने हमारे पर गलबा हासिल किया है, मुक्तदा सदर वाला जो ग्रुप है वो खड़ा हो गया। फिर ईरानी जो हैं लेबनान तक जा पहुँचे। आज जो लेबनान की हालत है उसके बारे में लेबनान के कुछ लोग समझते हैं कि उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो वैसे ईरानी हैं, हिज़्बुल्लाह की वजह से। बहरैन है, सऊदी अरब है, ये सारी चीज़ें। अब ये सारे लोग जो हैं ईरान में आबाद हैं। ईरान का जो सेंटर है वो फ़ारसी स्पीकिंग है, जबकि ईरान के इर्द गिर्द नॉन फ़ारसी स्पीकिंग है। ईरान के जो साइडों पर लोग बैठे हैं बलोची बोलते हैं और साथ सुन्नी भी हैं। उसका इलाका जो मशहद का जो शहर है वो शहर जो है वो प्रेडोमिनेटली शिया शहर है, उसमें फ़ारसी स्पीकिंग में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इर्द गिर्द ताजिक आबादी है जो कि सुन्नी है, ठीक। कुर्द ऊपर, फिर अरब जो हैं शतुल अरब के साथ साथ कुछ शिया हैं कुछ सुन्नी हैं। तो ईरान के अंदर जो फ़ारसी बोलने वाले भी बेसिकली 47% हैं, बाकी जो हैं 53% हैं वो दूसरे हैं, लेकिन लिंगा फ्रेंका है बता। लेकिन बहरहाल ईरान ने 43 साल एक अच्छे रेवोल्यूशन के तौर पे अपने आप को गुजारा, इस्टेब्लिश किया। अब सूरत हाल ये हुई है कि तेहरान बुनियादी तौर पर ईरान का कुछ 30% आबादी है, बल्कि 40%, बाकी सब ईरान तो खाली है। तो तेहरान अगर एक दफ़ा पलट दिया तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना आपको। और फिर तेहरान ने 1979 की एक रेवोल्यूशन की ट्रेडिशन देखी है। ईरान में 2 दफ़ा कामयाब इनकलाब आए हैं। एक इनकलाब आया था शाह के ख़िलाफ़, मुसद्दक लेके आया था, वो इलेक्शन से आया था, पब्लिक सपोर्ट से आया था, लोग साथ थे, उसको अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई थी और उसकी जगह रज़ा शाह पहलवी को लेके आए थे। दूसरा इनकलाब आया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी का। उसके बारे में ये था कि ईरान अमेरिकियों को अंदाज़ा हो गया था कि हम कुछ नहीं
इनकलाब यहाँ नहीं आएगा, और वो धोखे में आ गए थे और ख़ुमैनी जो हैं वो आ गए थे, बहुत बड़ी लावा पक चुका हुआ। लेकिन उस इनकलाब के अंदर आप सोचें कि दो बड़ी ताकतें इनके साथ थीं, एक आयतुल्लाह ख़ुमैनी की रिलीजियस ताकत और एक कम्युनिस्ट तोदा पार्टी जो मुजाहिदीन खल्क और ये थे। आपको पता है कि वो सारे मिलकर लड़ाई करते थे, और हुआ ये था कि जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी बरसदार आ गए थे तो उन्होंने कोई 50,000 के करीब लोग जो थे वो तोदा पार्टी के और कम्युनिस्ट जो थे उनको बंद कर दिया था जेल के अंदर। और आयतुल्लाह ख़ुमैनी के एक फ़ैसले से पूरी रात, एक रात के अंदर 50,000 लोगों को फांसी दी गई, 50,000 लोगों को, तो जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। नाम लेने, मसूद रजावी सिर्फ भाग गया था, बाकी तो सारे वो उनके वज़ीर ख़ारिजा तक जैसे लोग शामिल थे उसके अंदर जो उनके साथ। तो अब वो मुकम्मल उनका होल्ड था। तो होता ये है कि आप रिलीजियस जब सेंटिमेंट के साथ लेके चलते हो तो फिर आपको अपने अंदर भी वही तरह का किरदार, वही सूरत पैदा कर। अब इस वक्त तकरीबन 15 के करीब उनके उलमा ऐसे हैं को कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनके यहाँ भी मर्जे, 4 मर्जे हैं। मर्जे शियों के अंदर ना इम्पॉर्टेंट तरीन इमाम महदी के जो इमाम गायब के पास सबसे अहम तरीन थे, 15 के करीब लोग हैं जो, और इनमें से दो मर्जा कहते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबकि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि ये ड्रेस कोड जो है ये मैंडेटरी ड्रेस कोड है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहले वो नहीं करते थे, बीच में उन्होंने छोड़ दिया। अब दोबारा क्यों किया गया, कैसे किया गया, ज़बरदस्ती क्यों किया गया? लगता ये है कि उनको एक फीलिंग हो गई है कि एंटी रेवोल्यूशनरी सपोर्ट जो है वो बाहर अमेरिका से लग रही है। अब मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान के बाद ये दूसरी रजीम चेंज की तरफ अमेरिका की कोशिश है, दूसरी रजीम चेंज की ईरान की तरफ कोशिश। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि चूँकि हम उस दौर के अंदर दाखिल हो गए हैं, फितन के दौर के अंदर, जहाँ की बड़ी मलमतुल कबरा होनी है, तो उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो हदीस है कि वैलुल लिल अरब, अरब तबाह हो जाएंगे। लेकिन आपने फरमाया अरबों से पहले फ़ारस के लोग तबाह होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब अरबों की अगर लड़ाई शुरू हुई कि मेन, तो ईरान की तबाही जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। तो ये हम ईरान जो है ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होने वाली है। लगता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होने जा रही है। ईरान की डिस्टेबलाइजेशन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। पूरी आपने बैकग्राउंड सुनी, स्टोरी सुनी, जो हिजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी हैं उनका पस मंज़र है आपने जाना। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।